वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 11 जुलाई 2021। 11 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर अब तक करंट अफेयर्स के जितने वीडियो इस श्रृंखला के तहत अपलोड हुए चैनल पे वो सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप वहां पर जाके सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में आपके लगभग कह सकते हैं 12 से 15 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्लेलिस्ट से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाके इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि हाल ही में 6 जुलाई 2021 को 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का कौन सा जन्म दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 86वां जन्म दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। अब यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। बहुत सारे ऐसे फैक्ट मैंने आपको बताया था जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ रोजाना चैनल पर वीडियो अपलोड होता है तो इसे रोजाना देखने का आदत बनाइए। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और जो जुलाई माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथि वाला सेक्शन है उसके तहत यहाँ पे देख लेते हैं। तो सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम था सेव द सेवियर्स। और इसके अतिरिक्त 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया गया। इस वर्ष का जो भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस था ये 66वां स्थापना दिवस था। और उसके बाद 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया। और फिर यहाँ पे आगे है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस मनाया गया। और इसके अतिरिक्त 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आप सभी को मैंने बताया था कि 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से अमेरिका आजाद हुआ था और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। ये सारी बातें ऑलरेडी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे आगे है 5 जुलाई। तो 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोसिस एक प्रकार की बीमारी है। आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि सर इसके बारे में बताइए ये क्या है, तो आप सभी ध्यान रखिए ये एक प्रकार की डिजीज है, एक प्रकार की बीमारी है। और यहाँ पे अगला है 7 जुलाई। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा ये सारे थीम यहाँ पर मैंने ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सारे दिवस का यहाँ पर थीम है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसका थीम अपडेट नहीं किया है। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला है 9 जुलाई। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। और उसके बाद है 11 जुलाई। आज है 11 जुलाई और आज है विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अपडेट करता चलूंगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इस प्रश्न से संबंधित जितने भी सारे फैक्ट होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना और वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवादा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा में बिहार की नवादा शाखा ने पूरे भारत में बेहतर प्रदर्शन कर पहला स्थान प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भारत में पूरे भारत के जिलों की श्रेणी में ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है बिहार का नवादा जिला। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नवादा ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी में दिए गए लक्ष्य का 171% हासिल किया है और 11.12 करोड़ रुपया जमा करवाकर लक्ष्य का 277% एवं वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 305% हासिल किया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। ये आंकड़े जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे देश में नवादा जिला प्रथम स्थान पर आया है इस सूची में। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए जो बैंकिंग सुविधाएं आम लोगों को जो प्रोवाइड किया जाता है उस के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए ये जो सूची जारी किया गया है इस सूची में बिहार का नवादा जिला प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव यानी कि वैक्सीनेशन बोर्ड की शुरुआत की गई है। बिहार में शुरुआत की गई है और इसका जो राइट आंसर होगा ये किस जिले में की गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले में की गई है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरणों को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने टीका वाली नाव यानी कि वैक्सीनेशन बोर्ड की शुरुआत की है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। इस प्रकार की कि
शुरुआत अभी की गई है मुजफ्फरपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि जिसके तहत नाव पर सवार स्वास्थ्यकर्मी लोगों का टीकाकरण करते हैं या फिर करेंगे। और यहाँ पे अगला लिखा गया पॉइंट में कि इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में किया गया है, कटरा प्रखंड से किया गया और पहले चरण में 3 नावों से यह कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। ये जो शुरुआत हुआ है थोड़ा सा ये मतलब कि कह सकते हैं एकदम से बिल्कुल नया है और इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नौका वाले मतलब कि टीका वाले जो नाव की जो शुरुआत हुई है ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हुई है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार का डीजीपी कौन है? बिहार का डीजीपी कौन है, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस के सिंघल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं गुप्तेश्वर पांडे इससे पहले बिहार के डीजीपी थे, इन्होंने लेकिन पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद यहाँ पे वर्तमान में बिहार के जो डीजीपी हैं ये है एस के सिंघल। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के डीजीपी एस के सिंघल ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। यह निर्देश पूरी शक्ति से पालन करने का दिया गया है, यह आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि सही तरीके से वर्दी नहीं पहनने पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि वर्तमान में बिहार के डीजीपी एस के सिंघल है, लेकिन इनसे पूर्व 1987 बैच के IPS अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एस के सिंघल। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में फिच रेटिंग्स, यानी कि ये जो रेटिंग है ये अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है। तो अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये घटाकर 10% किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 12.8% से घटा करके 10% कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने कंप्लीट सूची आपके लिए तैयार किया है, जो भी मतलब कि संस्था है जिसके द्वारा भारत का जीडीपी विकास दर का अनुमान किया जाता है वो सारे को यहाँ पर मैंने ऐड किया है, वो सारे को यहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2021 में खास करके वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए डाटा है और यहाँ पर आप सारे को देख सकते हैं। ये पूरा अपडेटेड डाटा है और यहाँ से आप इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस लिस्ट में पहला है वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P, यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी का ग्रोथ रेट जो भारत का रहेगा ये 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। और वहीं पे भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार भी 9.5%, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार भी 9.5%। और आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने 12.8 से घटाकर ये 10% किया है और ये इस सूची में सर्वोच्च था 12.8%, जिसे कि घटा करके 10% अभी किया गया है। और उसके बाद इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इन्होंने 9.6% अनुमान लगाया है और केयर रेटिंग्स के अनुसार 10.2% और वहीं पे मोडिज इन्वेस्टर्स के अनुसार 9.6%। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं कि स्टेट पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केशव दत्त का निधन हुआ है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो नाम है केशव दत्त ये हॉकी से जुड़ा हुआ नाम है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। अब इस प्रश्न के बारे में यहाँ पे जानते हैं कि हाल ही में हॉकी खेल में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता रहे, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे केशव दत्त का निधन हुआ। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है केशव दत्त। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि उन्होंने 1948 में ओलंपिक में लंदन के वेम्बली स्टेडियम में ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वतंत्रता के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता था। यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किन्होंने मतलब भारत के लिए जीता था? तो आपको नाम याद रखना है केशव दत्त, ये आपको ध्यान रखना है। ये हॉकी के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि भारत में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, जो कि अतिरिक्त 5 खिलाड़ी और भी होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। मेन रूप से जो खिलाड़ी होते हैं हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अतिरिक्त 5 खिलाड़ी और भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हॉकी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो सारे को मैंने ऐड किया। यहाँ पर लगभग 15 से 17 प्रश्न है, जो कि हॉकी से अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से आपका प्रश्न जरूर पूछाएगा। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारे चीजों को देख लेते हैं। तो हॉकी का जन्म उत्तर एशिया महाद्वीप में हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है हॉकी का जन्म उत्तर एशिया महाद्वीप में हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि हॉकी की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था हॉकी महासंघ यानी कि FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी।
नेक्स्ट पॉइंट है हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1895 में वेल्श और आयरलैंड के बीच खेला गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला जो हुआ था ये 1895 में वेल्श व आयरलैंड के बीच खेला गया था। और वहीं पर अगर हम बात करें हॉकी का प्रथम विश्व कप का, तो हॉकी का प्रथम विश्व कप बार्सिलोना स्पेन में 1971 में खेला गया था, जिसमें कि पाकिस्तान विजेता था। आपको यहाँ से एक बात ध्यान रखना है कि हॉकी विश्व कप में प्रथम विजेता जो घोषित हुआ था ये पाकिस्तान घोषित हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था हॉकी महासंघ का मुख्यालय लसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉकी विश्व कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है और भारत ने 1975 में पाकिस्तान को हराकर हॉकी विश्व कप जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि पाकिस्तान ने हॉकी विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है, जबकि भारत केवल 1 बार 1975 में जीता है। ये फैक्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वां पॉइंट है, अब तक हॉकी का जो सर्वाधिक खिताब जीता है पूरे विश्व में, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के नाम है। इन्होंने 4 बार हॉकी का खिताब जीता है और भारत में केवल 1 बार 1975 में पाकिस्तान को हराकर जीता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगला है कि ओलंपिक खेलों में महिला हॉकी का प्रवेश 1980 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा होगा 10वां पॉइंट, 1908 में लंदन ओलंपिक खेलों में हॉकी को अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से 1928 में शामिल किया गया था। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हॉकी को ओलंपिक खेलों में जो शामिल किया गया था, लंदन ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1908 में अस्थायी रूप से शामिल किया गया था, लेकिन वहीं पर 1928 यानी कि 20 वर्ष के बाद हॉकी को ओलंपिक खेलों में अस्थायी रूप से शामिल किया गया। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया 11वां पॉइंट, कि हॉकी खेल में 2 एम्पायर होते हैं और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एशियाई खेलों में हॉकी टोक्यो में 1858 में शामिल किया गया था। ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। और अगला पॉइंट है कि आधुनिक हॉकी का खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा 15 नंबर पॉइंट है कि भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1966 में बैंकॉक थाईलैंड में मिला था। यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं बात कर रहा हूँ एशियाई खेलों की, ठीक है। तो 1966 में बैंकॉक थाईलैंड में भारत को हॉकी के मतलब के क्षेत्र में पहला स्वर्ण पदक मिला था। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है 17 नंबर पॉइंट की टू हेल विथ हॉकी नामक पुस्तक असलम शेर खां की आत्मकथा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टू हेल विथ हॉकी के लेखक असलम शेर खान है, इन्होंने खुद अपनी आत्मकथा को लिखी है। तो यहाँ से हॉकी से संबंधित जो 18 पॉइंट जो थे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉकी से अगर आपका प्रश्न बनेगा एग्जाम में तो यहाँ से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है, तो यहाँ से आप इसकी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त होंगे, जिसमें कि आपका जो मेन होगा वो आपका टेस्ट सीरीज होगा। अभी पेड ग्रुप में 27वां सेट आज भेजा जा चुका है, आज संडे, प्रत्येक संडे को यहाँ पर टेस्ट सीरीज का आयोजन होता है और ये 27वां सेट है और ये अच्छी क्वालिटी का टेस्ट होगा। आप इसका डेमो मंगा के देखिए, यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए pre21 लिखिए और डेमो मंगा के देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिए कि आप इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। यहाँ पर इस पेड ग्रुप के तहत आपको बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, संपूर्ण बिहार जीके का आपको पीडीएफ मिलेगा, पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स मिलेंगे, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाएं शामिल होंगे विद एक्सप्लेनेशन। सारे के सारे करंट जो होंगे आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, यहीं से आपके मैच करेंगे, तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा बहुत सारी मतलब पीडीएफ और भी है जो कि यहाँ पर आपको दिया जाता है। ये हमारा जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया और उसके अलावा बिहार जीके हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, ये सारी चीजें आपको बेहतर क्वालिटी का मिलेगा जो कि बिहार में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करेगा। ये सारे स्टडी मटेरियल जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को हाल ही में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौशिक बसु इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री पद्म भूषण कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है कौशिक बसु। अब यहाँ पर बात आई है पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है कि पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह है भारत रत्न। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखिए। यहाँ पे कौशिक बसु के बारे में लिखा गया है कि वे 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किए थे।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है इसमें 60,000 यूरो की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। यानी कि इस पुरस्कार के तहत जो मतलब कि हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड अभी हाल ही में कौशिक बसु को दिया गया है, इसमें 60,000 यूरो की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। और यह पुरस्कार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है और प्रत्येक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है, 100 लोगों को ये दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कौशिक बसु इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न कि हाल ही में 7 जुलाई 2021 को मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद अब कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो मोदी कैबिनेट में अब महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूं कि हाल ही में 7 जुलाई 2021 को मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद 7 और महिलाओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 7 का इजाफा हुआ और यह बढ़कर 11 हो गया है। अब यहाँ पे 7 मंत्री कौन कौन है इनके बारे में यहाँ पे मैंने ऐड किया है और इनका कौन सा विभाग दिया गया है वो भी यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मीनाक्षी लेखी पहले पॉइंट में लिखा मैंने और यहाँ पर इनको मतलब बनाया गया मतलब विदेश राज्य मंत्री। दूसरा है अनुप्रिया सिंह पटेल जो इन्हें बनाया गया वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री। और तीसरा है शोभा कंदरलाजे जो कि कृषि राज्य मंत्री। और दर्शना विक्रम जरदोस ये रेलवे राज्य मंत्री। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा राज्य मंत्री। और यहाँ पे हमारा अगला है सुश्री प्रतिमा भौमिक और अभी देखिए इन्हें अभी हाल ही में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। और वहीं पे डॉक्टर भारती प्रवीण परमार को भी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे जो 7वां पॉइंट में जो लिखा गया है डॉक्टर भारती प्रवीण परमार ये 2019 में सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद घोषित हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपके एक प्रश्न बन के आते हैं कि अभी मोदी कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है 7 जुलाई 2021 को, इनमें जो मतलब कि 7 नए महिलाओं को मतलब इनमें जगह मिला है, तो उनमें से किनको मतलब कि 2019 में मतलब कि सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद घोषित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो कि भी हाल ही में बनी है डॉक्टर भारती प्रवीण परमार, ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, हालांकि ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को यहाँ से आप ही याद रखिए। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि हाल ही में इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का पहला संस्करण का उद्घाटन कब से किया गया है। तो इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का पहला संस्करण का उद्घाटन अभी हाल ही में 6 जुलाई 2021 को किया गया है, जो कि 6 से 8 जुलाई 2021 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 6 से 8 जुलाई 2021 को इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का मतलब पहला संस्करण भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ साथ आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन का संबोधन विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव रीवा गंगुली दास ने किया था। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का जो पहला संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ था, ये 6 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि 6 से लेकर के 8 जुलाई 2021 तक चला। और इसमें जो संबोधन किया गया ये विदेश मंत्रालय के जो पूर्व सचिव थे रीवा गंगुली दास, इन्हीं के द्वारा मतलब कि इसका संबोधन किया गया इस समिट का, जो कि ये पहला मतलब संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही की घोषणा के अनुसार भारत में महिला एशियाई कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो भारत में महिला एशियाई कप जो आयोजित किया जाएगा ये मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। तो 2 आंसर यहाँ पे हमारा सही है, तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो आपको तैयारी करवा रहे हैं ये बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो चूंकि बीपीएससी एग्जाम में 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 5वां ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे प्री एग्जाम में खास करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो 5वां नंबर ऑप्शन है ये ई नंबर, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही के घोषणा के अनुसार भारत में महिला एशियाई कप मुंबई और गोवा में आयोजित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है कि मुंबई में यह, देखिए यहाँ पे 2 बार यह लिखा गया, तो मुंबई में यह अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मुंबई फुटबॉल एरिना और पुणे में यह बालेवाड़ी में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। ये दोनों नाम आपको याद रखना है कि मुंबई की अगर बात किया जाए, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो महिला एशियाई जो कप आयोजित होगा अभी हाल ही में भारत में, ये मुंबई और पुणे में खेला जाएगा, जो कि मुंबई फुटबॉल एरिना, और जबकि पुणे की अगर बात किया जाए तो बालेवाड़ी के शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि मुंबई और पुणे। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमारा 10वां प्रश्न कि हाल ही में किस कंपनी ने सूरत गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है। तो अभी हाल ही में ये जो शुरू किया गया डिजिटल केंद्र, ये किया गया है अमेजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में अमेजन इंडिया ने सूरत गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है,
ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है ये शुरू किए जाने का उद्देश्य क्या है। जब भी कोई प्रश्न आता है जो जिसका उद्घाटन होता है, जो भी कोई योजना लॉन्च होती है, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार इससे मतलब जो डिजिटल सेवा केंद्र जो मतलब शुरू किया जा रहा है डिजिटल केंद्र, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि इसे शुरू किया जाने का उद्देश्य 2025 तक भारत के 1 करोड़ छोटे और मध्यम उद्योगों को डिजिटल बना, ये इसका उद्देश्य है, जो कि अमेजन के द्वारा भी हाल ही में शुरू किया गया है। ये सूरत गुजरात में। अब यहाँ पे बात आई है अमेजन की, तो अमेजन के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर मैंने ऐड किया है, इन्हें देख लेते हैं। तो अमेजन वॉशिंगटन में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो कि ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है, यानी कि इन क्षेत्रों में ये कार्य करती है। और यहाँ पे आगे लिखा गया अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 5 जुलाई 1994 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय है सिएटल, वॉशिंगटन, अमेरिका में। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ से आपको मतलब कि अमेजन से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पर्श अर्थात के सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा लागू किया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो स्पर्श को लागू किया गया अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में लागू किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली जिसका नाम है स्पर्श अर्थात सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रक्षा जो लॉन्च किया गया है, ये अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है यह पेंशन भोगियों के लिए एक पेंशन भोगी पोर्टल है जिसके माध्यम से पेंशन भोगी अपनी पेंशन संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये स्पर्श मतलब कि लागू किया गया, जिसका जो मतलब अर्थ होता है ये होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। एक्चुअली में ये जो स्पर्श है ये एक प्रकार का मतलब कि पोर्टल है, ये पेंशन भोगियों के लिए अभी हाल ही में लागू किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये मतलब कि स्वचालित रूप से कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना पोत तबर यानी कि INS तबर ने किसके फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा इतालवी नौसेना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय नौसेना पोत तबर यानी कि INS तबर ने हाल ही में इतालवी नौसेना फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य समुद्री खतरों से एक दूसरे की मदद करना है, ये इसका उद्देश्य है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है कि इस अभ्यास में कई नौसैनिक ऑपरेशन शामिल थे, जैसे कि वायु रक्षा प्रतिक्रियाएं, संचार अभ्यास, समुद्र में पुनः पूर्ति और दिन और रात में मतलब कि क्रॉस डेक हेलो ऑपरेशन आदि। तो ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है, और आपको ये भी बताना है कि भारत ने कितने पदक हासिल किया, अब कौन कौन से पदक हासिल किए, ये सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। कौन कौन से पदक हासिल किए, कितने टोटल पदक हुए और अंक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा इस ISSF विश्व मतलब कि शूटिंग विश्व कप 2021 में, और ये कहाँ आयोजित हुआ, ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप इसे डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। और यहाँ पर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जितने भी कंटेंट दूंगा ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। मैसेज करके आप डेमो PDF मंगा के देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिए कि आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 750 लाइक का। आपको इस वीडियो में 750 लाइक पूरा करना है और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।